रूसो का मानव स्वभाव संबंधी चित्रण अत्यधिक आदर्श। रूसो द्वारा मानवीय स्वभाव का चित्रण वास्तविकता को परे और अत्यधिक आदर्श लगता है। मनुष्य द्वेष, भय, अहंकार, अनैतिक आदि दुर्भावनाओं से रहित निर्भय, शांति प्रिय और संतुष्ट होता है। रूसो की प्रकृति का अवसर संबंधी धारणा अनैतिहासिक और काल्पनिक है। तार्किक दृष्टिकोण से यह रूसो का संविदा सिद्धांत असंगत मालूम पड़ता है। रूसो एक तरफ कहता है कि सामाजिक समझौता व्यक्ति और तमाम समाज के बीच होता है, दूसरी ओर खुद कहता है कि समाज समझौते का परिणाम है, जिसे विरोधाभासी धारणा तो है। रूसो ने समझौते के आंगिक राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वह व्यक्ति को अपना अधिकार कुछ रह ही नहीं जाता है। यह सब कि समझौते के व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और तमाम अधिकार को समाज को सौंप देता है। व्यक्ति और राज्य की इच्छा तात्म्य अवस्थिक और हास्यास्पद है। रूसो के सामाजिक समझौते का जिस एकता और निर्माण होता है, उसे व्यक्ति का आस्तिक शून्य के बराबर हो जाता है। व्यक्ति शून्य बनाने वाली इस सामाजिक एकता का निरर्थक कहना उचित है। रूसो ने सामाजिक समझौते के समान इच्छा का निर्माण होता है और इस समान इच्छा के आड़ में निरंकुशता और अन्याय और प्रभाव मिलने की भरपूर संभावना हो जाती है। रूसो ने समझौते के सिद्धांत को उपयुक्त त्रुटियों के बावजूद इसके सिद्धांत को कुछ महत्व है। सर्वप्रथम रूसो ने इस सिद्धांत के माध्यम से दास प्रथा, देवी अधिकार सिद्धांत खंडन किया है। द्वितीय, रूसो ने इस सिद्धांत के माध्यम से निरंकुश शासन निजात दिलाने और जनता की जनतांत्रिक मान्यताओं की ओर मोड़ने का सराहनीय काम किया है। तृतीय, इस सिद्धांत में जनमत यानी समान इच्छा पर जोर दिया है। चतुर्थ, इस सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व साथ साथ लोकप्रिय की बात की गई है, जो व्यक्ति समाज तरक्की के लिए आवश्यक है। अंत में कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत में व्यवहारिक राजनीति पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसी सिद्धांत में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी राज क्रांति 1789 गति प्रदान की। अब सब कि रूसो ने सामाजिक संविदा संबंधी सिद्धांत विभिन्न बुराइयों के लिए काफ़ी सार्थक और महत्वपूर्ण है। रूसो के समान शिक्षा संबंधी धारणा। समान इच्छा सिद्धांत रूसो के समस्त दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, रोचक और विवादास्पद अंग है। रूसो ने अपने समान इच्छा के सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक सत्ता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है, परंतु वास्तव में अपने इस प्रयत्न में सफल नहीं हो पाया और समान इच्छा और समय एक अस्पष्ट धारणा बनाकर रह जाती है और इस स्वतंत्रता के स्थान पर सत्ता को अधिक समर्थन प्राप्त होता है। समान इच्छा स्पष्ट करने की रूसो ने सबसे पहले सार्वजनिक इच्छा तथा विशेष इच्छा के बीच अंतर किया। रूसो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार की इच्छाएं होती है। एक विशेष इच्छा जो मनुष्य होने के नाते होती है, दूसरी सार्वजनिक इच्छा जो मनुष्य के नागरिक होने के नाते होती है। इसमें विशेष इच्छा मनुष्य के निजी स्वार्थ से संबंधित होती है, जबकि सार्वजनिक इच्छा समस्त समाज के हित में संबंधित है। राज्य के सभी नागरिकों सार्वजनिक इच्छाओं का योग समान इच्छा है और इस प्रकार कह सकते हैं कि समान इच्छा सभी नागरिकों की इच्छा कि जब अपनी व्यक्तिगत हितों को कामना न करके सार्वजनिक कल्याण की कामना करता है, उसे सभी कल्याण के लिए सभी आवाज़ है। समान इच्छा की धारणा को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए रूसो ने सबकी इच्छा समान इच्छा के बीच अंतर बताया है। उसके अनुसार सबकी इच्छा व्यक्तिगत हितों की ध्यान रखती है, जिसके अनुसार यह विशेष इच्छाओं का योग मात्र होती है, परंतु समान इच्छा केवल सार्वजनिक हित का ध्यान रखती है। इसमें यह सब शब्द है सामाजिक हित के साथ संबंध समान इच्छा की अपनी विशेषता है। इसके अतिरिक्त समान इच्छा तो एक एकता होती है, सबकी इच्छा में नहीं पाई जाती है। समान इच्छा संपूर्ण रूप में समस्त समाज की इच्छा को व्यक्त करती है। रूसो के अनुसार सार्वजनिक हित में संबंधित होने के चलते समान इच्छा समान होती है। इसको रखने वाले व्यक्तियों की संख्या चलते नहीं। रूसो के अनुसार राजनीतिक समाज की स्थापना के समय जो समझौता किया है सिर्फ उसी के लिए संपत्ति आवश्यक है, परंतु समझौता द्वारा समाज का निर्माण हो जाता है। तब किसी विषय पर निर्णय सर्वसम्मति तो अनिवार्य और ना ही संभव है। यह रूसो की सर्वसम्मति समान इच्छा के लिए अनिवार्य कसौटी न मानते हुए यह विचार दिया कि समाज की स्थापना के बाद समान इच्छा की अभिव्यक्ति बहुमत की तरह होती है। संसद में रूसो राज्य की एक नैतिक प्रणाली होती है, इसकी अपनी इच्छा होती है जो व्यक्तियों की विभिन्न इच्छाओं के योग से भिन्न होती है। राज्य की यही इच्छा समान इच्छा और इस समान इच्छा में नागरिकों के सर्वोत्तम वास्तविक इच्छाओं का प्रतिनिधि रहित है। समान इच्छा सर्वदा सार्वजनिक इच्छाओं को समर्थन करती है।
रूसो की सामान्य इच्छा बहुत ही विशेषताओं से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। सर्वप्रथम सामान्य इच्छा सर्वोत्तम संप्रभु होती है। इस पर किसी प्रकार देवी के प्रकृति नियमों प्रतिबंध नहीं होती है। यह कानून का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है, भौतिक सामाजिक जीवन को संचालित करती है। चूँकि सामान्य इच्छा सर्वप्रथम इच्छा और सर्वदा सार्वजनिक हित में काम करती है। प्रत्येक नागरिक को सदैव समान इच्छा का पालन करना चाहिए। जो समान इच्छा की अवहेलना करता है उसे उसके आदेशों को पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। समान इच्छा का यह दबाव नियोजित होता है क्योंकि रूसो की मान्यता है कि मनुष्य रूसो कंसर्न रूसो के मतानुसार कानून में किसी व्यक्ति के सत्ता, स्वार्थ, पक्षपात, संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। यह सदैव व्यक्तिगत हित में स्थान पर जनहित में काम करता है। रूसो का कानून संबंधी विचार कुछ खामियां भी है कि सर्वप्रथम रूसो के मतानुसार कानून का समान व्यवहार होता है और सभी के वह समान रूप से प्रभावित करती है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि बहुत कम से ऐसे कानून होते हैं जो सब पर समान रूप से लागू होते हैं। यह उचित भी नहीं है। कानून हमेशा और हर परिस्थिति में तमाम लोगों को समान रूप से प्रभावित करे। उदाहरणतः अपंग, विधवा, गर्भवती स्त्रियों के विषय में कुछ ऐसे कानून सबके क्या केवल तमाम स्त्री की जाति पर समान रूप से लागू नहीं होती है। दूसरे कानून तमाम अवगुण विशिष्ट कानूनों विशिष्ट गुणों को बताने वाले रूस असमर्थ रहा है। रूसो कानून समाज के उसका बीच सदस्यों के बीच अनुबंध मात्र बनता है। तीसरे रूसो कानून संबंधी अवधारणा को धर्म अस्पष्टता के रूप में रूसो का कहना है कि कार्यपालिका का आदेश कानून नहीं है क्योंकि वह समान इच्छा और संप्रभुता का आदेश नहीं होता है। स्वयं उसके इस कथन का मेल नहीं खाता है। शासक का आदेश तब तक वैध माना जाएगा तब तक संप्रभु उसका विरोधी नहीं करता है। अंत में आलोचना यह है कि जब तक संप्रभु उसका विरोध नहीं करता है तब अंत में आलोचना यह भी कहा जा सकता है कि रूसो कानून में स्रोत सभी धारणा आज की धारणा मेल नहीं खाती है। आधुनिक काल में धर्म, न्यायिक निर्णय, विधायन को महत्वपूर्ण कानून का स्रोत माना जाता है, जबकि रूसो केवल समान इच्छा के कोई कानून को स्रोत मानता है जिसे पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता है। उपयुक्त आलोचनाओं के बाद रूसो कानून संबंधी विचार अपने खास महत्व रखता है। लोक के समान रूसो ने राज्य की सरकार में भेद किया है। रूसो का कहना है कि राज्य के एक पूर्ण राजनीतिक संगठन है। यह सर्व समान इच्छा जो अभिव्यक्ति करता है। अब इस इच्छा को क्रियात्मक रूप से प्रदान करने के लिए जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति की सरकार निर्माण करता है। हॉब्स का मानना है कि सरकार का निर्माण सामाजिक समझौते से अनुबंध द्वारा होता है, किंतु रूसो इसे जनता द्वारा निर्मित समझौता है। रूसो तो सरकार की जनता की इच्छा को पूरा करने का साधन मात्र मानता है। जनता सरकार के कारण असंतुष्ट होकर अस्तित्व और असंतुष्ट होकर अस्तित्व प्रदान करती है। हॉब्स के बतानुसार इसे तो ना बदला जा सकता है, ना इसके विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है। प्राण रक्षा जैसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर कार्यपालिका को जनता की समान इच्छा की पूर्ति के साधन मानने के कारण रूसो तानाशाही को बुरा ये समझता है। फ्रेंच राज क्रांति के समय सार्वजनिक सुरक्षा समिति इसी आधार पर फ्रांस में शासन किया। रूसो के अनुसार सरकार का काम केवल कानून को प्रभावी बनाना है। रूसो ने इस प्रकार की शासन प्रणाली मानी है: राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजनतंत्र, मिश्रित स्वरूप का शासन। यदि सरकार बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में हो तो उसे राजतंत्र, यदि कुछ व्यक्ति के हाथ में उसे कुलीन तंत्र और यदि बहुमत या संपूर्ण जनता के हाथ में उसे प्रजनतंत्र कहा जाता है। रूसो का मत रूसो का मत है कि इसमें कोई भी सरकार अपने शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती है। उसे अपनी विश्वास के आधार पर मिश्रित सरकार का भी मान्यता देता है। मॉन्टेस्क्यू के समान रूसो का यह मत है कि भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों किसी देश की शासन प्रणाली की धारा प्रभाव डालती है। कृषि पर आधारित और उद्योग पर आधारित देशों में शासन व्यवस्था हमेशा अलग अलग स्वरूप की होती है। सबसे कि शासन के विभिन्न प्रकार के रूसो का झुकाव यूनानी नगर राज्यों के प्रत्यक्ष प्रवर्तन की ओर है। वह प्रतिनिधि शासन प्रणाली की ओर घोर विरोधी इसे और राजनीतिक प्रवर्तन का सूचक मानता है। उसका कहना है कि प्रतिनिधिक का अर्थ होता है स्वतंत्रता का हनन। ब्रिटेन की निर्वाचन प्रथा के विषय में उसका यह मत है कि वह नागरिक केवल निर्वाचन काल में स्वतंत्र होते हैं, इसके बाद दास बन जाते हैं। रूसो की जनसंख्या वृद्धि को ही किसी शासन व्यवस्था की सफलता की कसौटी मानता है। वह नहीं चाहता है कि सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में बढ़ाए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता की हानि पहुंचे। सरकार कार्यक्षेत्र सीमित रखने के लिए रूसो इस बात का जोर देता है कि कुछ निश्चित अवधि के बाद जनता के लोकसभा बुलाया जाए और यह निश्चित करे कि जनता की लोकसभाएं बुलाई जाए।
और अधिकारों का परिवर्तन किया जाए, यह उचित है या नहीं। यह जनता इस लोकसभा के एक तरह होते हैं तो उसे शासन के तमाम अधिकार प्राप्त होते हैं। रूसो की इस सिद्धांत में यह विचार उत्पन्न हुआ है कि निश्चित अवधि में संविधान की जानकारी सरकारी अधिकारों कार्यों की समीक्षा की जाए। जेफरसन ने सिद्धांत में बताया कि प्रत्येक पीढ़ी एक संविधान पर विचार का अधिकार होना चाहिए। रूसो के इस सिद्धांत का ही एक प्रभाव है कि अनेक अमेरिकी राज्यों ने निश्चित अवधि के बाद संविधान में संशोधन के लिए सम्मेलन बुलाया जाने लगा। रूसो के संपत्ति और संपदा से विचार। संपत्ति के संबंध में रूसो की चिंतन अनिश्चितता का अभाव है देखने को मिलता है। रूसो के द्वारा संपत्ति कभी अच्छा तो कभी बुरा वास्तविकता तो यह है कि अपनी इस विभिन्न रचनाओं संपत्ति के विषय में अलग अलग विचार प्रकट किया है। उदाहरण के तौर पर रूसो ने डिस्कस ऑन द इनक्वालिटी नामक रचना में व्यक्ति की संपत्ति तमाम बुराइयों को जड़ माना है। इसके विरुद्ध पॉलिटिकल इकोनॉमी में लेख उसने संपत्ति के व्यक्तियों को पवित्र अधिकार और समाज का आधारशिला माना है। सबसे की पहली उल्लिखित पुस्तक में रूसो ने व्यक्तिगत संपत्ति के फरोग विरोध किया है, वही दूसरी उल्लिखित पुस्तक में संपत्ति का समर्थन किया। अपनी शिक्षा विषय ग्रंथ में ईमेल में 5वें अध्याय में रूसो ने संपत्ति के समर्थन में वकालत की है। अपनी महत्वपूर्ण रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने अपने विचार दिया है कि जिसमें उसका अंतिम विचार माना जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद संपत्ति विषय कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस विचार में रूसो ने कहा है कि नागरिक समाज के आगमन के पहले प्रकृति दशा मनुष्य सिर्फ आधिपत्य का दावा कर सकता है, संपत्ति का नहीं।